बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये आपके पास आपके लिए जो है मैथ 631 रियल एनालिसिस उसकी क्विज़ सॉल्व किए हैं। तो रियल एनालिसिस के जो अप्रोप्रिएट आंसर आते हैं वो मैंने आपको शेयर किए हैं। जो जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनमें से ये अभी की स्टिल जो आपकी असाइनमेंट आई क्विज़ेज आए हैं उनके हैं। इस अब आपसे यही अर्ज़ करनी है कि रियल एनालिसिस के रेलिवेंट से कोई लेक्चर्स चाहिए हों जो आपको समझ नहीं आती हो, या क्वेश्चंस हों, या कोई भी आपको क्विज़ असाइनमेंट कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस पे आप मुझे ना अपनी प्रॉब्लम शेयर कर दें, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दूँगा। और एक रिक्वेस्ट ही है सिर्फ जी काइंडली आपसे कि भी आपको हर चीज़ का बकायदा सलूशन के ज़रिए आपको प्रूफ दिया जाएगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि भी काइंडली आप जो है ना खुद भी और फ्रेंड्स को भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए जो है ना कहें, और प्लीज़ जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ के रेलिवेंट किसी भी सब्जेक्ट के आपका कोई भी इशू हुआ इंशाल्लाह वो मैं खुद सॉल्व किया करूँगा, मुझे बताया करें। तो आपसे यही बस गुजारिश है कि भाई आप ये जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैथ के रेलिवेंट्स प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अब अगर हम पहले क्विज़ की बात करें तो वो कह रहा है कि अभी हमारे पास R2 लाइन है। R2 लाइन क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। अगर रियल लाइन R हो तो उसका मतलब होता है हमारे पास सिर्फ कोई एक लाइन, वो चाहे x एक्सिस में है या y एक्सिस में है। अगर R2 हो तो वो हमारे पास एक प्लेन के ऊपर होती है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है। तो इसी तरह R3 होगा तो वो हमारे पास x कंपोनेंट भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। तो अब R2 है तो उसमें वो कह रहा है सेट आपको दिए गए हैं। R2 है तो देख लें दो कंपोनेंट x और y, वो लेस देन है a के और वो ग्रेटर देन है b के। वो लेस देन है a के और ग्रेटर देन b है, ये भी आपको मैं समझाता हूँ। और a b से लेस है इज अ रीजन, वो क्या आपका फिर वो रीजन बनाता है, अपना एरिया बनाता है, यानी कि ऐसा कुछ प्लेन बनाएगा, वो ये कहना चाह रहा है। क्योंकि ये R2 स्पेस है, वो R1 थी, ये आपकी R3 है, और इसी तरह जितने पॉइंट्स होंगे वो उसी तरह चलती जाएगी। R2 के अंदर वो कह रहा है ये जो पॉइंट्स हैं एक्स स्केयर और वाई स्केयर और एक्स ए और बी में वो लेस देन और ग्रेटर देन है, तो ए लेस देन बी एक रीजन है या नहीं है। ये है जी ट्रू। कैसे ट्रू है ये आप इसका सोल्यूशन देख लें, आपको अभी क्लेरिफाई हो जाता है। हमें पता है कि बी एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर एक सर्कल का जो है पॉइंट्स दिए गए हैं, एक्स स्केयर वाई स्केयर, उसको हम आर स्केयर कहते हैं। ये इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म में हम अगर हम बात करें तो वो ये होती है व्हेन पॉइंट्स आर जीरो जीरो एच एंड के, अगर आपके जीरो जीरो हों। वैसे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है एक्स मनफी एच स्केयर और प्लस वाई मनफी के स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। तो अब यहाँ पे एच और के की वैल्यू आपकी जीरो जीरो है, तो इसलिए ये आपकी जो है फॉर्म बनी है स्टैंडर्ड से ऑब्टेन फॉर्म। तो अब ये हमने इसको आर का नाम दे दिया, सेम ये भी आर है तो आर लेस देन ए, ये हमारे पास हो गया। इसी तरह आर ग्रेटर देन बी, ये हो गया। ठीक है जी। जब ये हुआ तो इसको मैंने वन का नाम दे दिया, इसको मैंने टू का नाम दे दिया, दोनों को कंपेयर किया तो आर देखें ए से छोटा है, ये चेक करें इतना इतना ही सा। आर बी से बड़ा है तो ये चेक करें इतना इतना आर बड़ा है बी से। तो जब हम इसको देखते हैं, अगर अकेला आर निकालना है तो स्क्वायर रूट ले लें, तो आंसर आपके पास ये कुछ आ गया, या यहाँ पे ये मैंने लिख दिया। अगर देखें ए बी पॉइंट्स थे, वो कुछ भी हो सकता है। मसलन एक मिसाल है, ये 9 दिया गया है, ये आपके पास 4 दिया गया है, ये तो वो आ जाएंगे 4 या 9 या कुछ भी एवरीथिंग। तो इनका कोई ना कोई आंसर, मसलन ये बी आपके पास बिल फर्ज एक मिसाल है, ये 4 था तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट लेंगे तो आप ये इसको 9 कहा है तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपके आर के पॉइंट क्या हो जाएंगे, आर आपका अगर इक्वल हो, जैसे कि ये देखिए इक्वल लगा हुआ है, लेस देन भी है और इक्वल भी है, लेस देन भी और इक्वल भी है, हो तो वो पॉइंट भी शामिल होते हैं। अब चूंकि इक्वलिटी में था, ये आप देख सकते हो उसने दिया हुआ है, तो इसीलिए फिर ये रीजन के पॉइंट्स होंगे जो उसने ए और बी का कहा था ना।
ए और बी फिर आपके रीजन के पॉइंट्स होंगे, यानी कि उसके ऊपर लाई करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ट्रू था। ठीक है जी। सेकंड वन में अगर हम बात करें, हमारे पास तो कह रहा है कि आर एन इज द फंक्शन। अगर आपने एक आर एन स्पेस ली, जहाँ पे अब अभी हम आर वन आर टू आर थ्री की बात कर रहे थे, जो लाइन की, सरफेस की, प्लेन की और सरफेस की, और इसी तरह जब एन पॉइंट्स हों तो वो कह रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है किसी भी लिमिट पे। एक्स नोट से मुराद है कोई पॉइंट होगा, जो आपका ये एक्स है ना, ये वाला एक्स, ये कंटिन्यूस है इस पॉइंट पे। तो इफ लिमिट एफ ऑफ एक्स, ये जो आपका एक्स दिया गया है, एक्स उस पॉइंट पे अगर है तो कोई आंसर देगा अपना, उसको उसने ये नाम दिया है। तो देन क्या होगा? एक्स नोट इज द डोमेन, आपकी ये डोमेन है, बट नॉट द लिमिट पॉइंट। एक्स नोट इज द डोमेन, ये डोमेन नहीं है लेकिन ये लिमिट पॉइंट है। नेदर एक्स नोट इज द डोमेन, ना वो डोमेन है ना ही वो लिमिट पॉइंट है। एक्स नोट इज द डोमेन एंड लिमिट पॉइंट ऑफ दिस, ये डोमेन भी है और लिमिट पॉइंट भी है। आपको एक बात बता दूं, ये नीचे वाली इसको समझें, जब भी कोई कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो एक्स नोट से मुराद वो कीमत हुआ करेगी, वो पॉइंट हुआ करेगा जो आपका डोमेन होगा। मींस हमने ये लिया है ना, तो इसमें बिल फर्ज ये आपका एक्स नोट का कोई भी पॉइंट है, वन टू थ्री, एक मिसाल है, ये आपका एक्स है, तो इस पे जब आप फंक्शन पे आप लिमिट लगाएंगे कंटिन्यूस के लिए, तो उसका हमें डेफिनेटली आगे कोई ना कोई आंसर ज़रूर मिलेगा। ये बात याद रख लें। ठीक है जी। इन पॉइंट्स को हम, ये जो भी पॉइंट्स हों, इनको हम लिमिट कहते होते हैं। ठीक है जी। ये नहीं हो सकता कि भी आपने इधर से पॉइंट पुट किया और इधर आपको उसका इमेजिन ना मिले। कंटिन्यूस फंक्शन में, डिसकंटिन्यूस में हो सकता है, नॉट एन इशू। तो लिमिट पॉइंट में जब भी आप कोई एक्स नोट पुट करेंगे, ये सारे आपके एक्स नोट में से पॉइंट है, जो मर्जी पुट कर सकते हैं। जब पुट करेंगे तो आपको उसी नौयत का आंसर मिलेगा, वो उसकी लिमिट कहलाती है। इसका मतलब है वो डोमेन भी है, वो लिमिट भी है, वो डोमेन भी है, वो लिमिट भी है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर 4 आता है। नेक्स्ट वन पे अगर हम चलें तो उसमें कह रहा है कि बी द लिमिट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्स वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय लेटिंग, वो कह रहा है ये जो आपके एक्स वाई है इनके पॉइंट्स 0 0 हों अलोंग द लाइन वाई इक्वल टू जी इज दिस, वो इस वाई को कह रहा है कि जी आप रखें। तो जब हम इसको करते हैं तो क्या आंसर आता है? ये आपका अनडिफाइंड है। कैसे है ये अभी मैं आपको इधर बताता हूँ। ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला था तो मैं वो आपको बुक से ही दिखा देता हूँ। पेज नंबर 94 है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये मैं अभी आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ जी, एक लम्हे के लिए। जी तो ये आपका क्वेश्चन है वो वाला जो मैंने अभी बताया है आपको। उसमें आप देख सकते हैं, ये चेक करें, यही क्वेश्चन है जी, ये वाला। ठीक है। ये थोड़ी सी ना वो लाइट चली गई है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है, तो उसमें वो कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब हम इस फंक्शंस को इस इन लिमिट्स पे जो उसने दी हुई हैं जब देखते हैं, मुख्तलिफ पाथ्स पे, मुख्तलिफ अप्रोच पाथ पे देखते हैं, उसको पाथ को चेक करने का तरीका क्या होता है, आप y की जगह पे एम एक्स पुट करते हैं, या y इक्वल टू उसने z कहा है ना, y इक्वल टू उसने z कहा है, तो इनकी जगह पे, दोनों की जगह पे आपने एम एक्स पुट करना होता है। जब आप इधर y की जगह पे एम एक्स पुट करते हैं तो जी ये मैं चलें आपको रख देता हूँ x उसी तरह, y की जगह पे एम एक्स और नीचे एक्स स्केयर, और फिर ये हमारे पास है एम स्केयर और एक्स स्केयर। जब हमने ये किया तो उसके बाद आप देखो ऊपर एक्स स्केयर और एम बन गया, नीचे एक्स स्केयर कॉमन आ रहा और 1/m² आ गया। तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपके पास ये देखें ये बच गया m/1/m²। ठीक है जी। जब ये बचा है तो वो सिंस एक्स इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हम एक्स से ज़ीरो तो नहीं, कैंसिल तो कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं है, तो दस एफ ऑफ एक्स हैज़ डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम। अब हमें नहीं पता ये एम क्या है,
डिफरेंट वैल्यू फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एम। ये आपका फंक्शन किस नौयत पे डिपेंड कर रहा है, इन एम्स पे। जितनी जो एम की वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स उसी जैसा हो जाएगा। हेंस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो ना किस पे है, एम पे है ना, हमें नहीं पता एम क्या है। अब एम की जो भी वैल्यू देंगे फंक्शन वही बन जाएगा, एम की जो वैल्यू देंगे फंक्शन वही बन जाएगा। इसलिए हमें कोई यूनिक लिमिट नहीं मिली है कि भी कह दें एग्जैक्ट ये जवाब आ गया। तो इसलिए फिर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब यूनिक लिमिट नहीं होगी तो वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है जी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी यानी कि अनडिफाइंड होगी। तो ये इसका था आंसर जी। नेक्स्ट वन है हमारे पास, अगर आर एन हो, लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस अफिनिटी इफ, इसका आंसर क्या है इनमें से ये जो दिए गए हैं कि लिमिट अगर हमारे पास माइनस अफिनिटी तक अप्रोच कर रही है तो वो क्या होगा। उसका करेक्ट आंसर ये है हमारे पास, ये डेफिनेशन से बताया गया है। मैं भी आपको बता देता हूँ, पेज 225 है जो मेरे पास बुक है, उसमें मैं अभी आपको ये क्लेरिफाई कर देता हूँ जी। तो जो हमारा क्वेश्चन था उसका यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर, आप चाहे ये आंसर लिख लें चाहे ये लिख लें, बात एक ही है। ये अभी मैं आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप ये देखें, हमारा क्वेश्चन था, एक सेकेंड, हमारा क्वेश्चन था कोई भी फंक्शन हो तो क्या उसकी लिमिट नेगेटिव अफिनिटी आ सकती है। अगर आ सकती है तो कैसे आएगी। तो मैंने कहा जब आप x की जगह पे मनफी x पुट करेंगे तो आपको ये लिमिट मिल जाएगी। अगर x होगा तो माइनस अफिनिटी आ सकती है, अगर माइनस x होगा तो अफिनिटी आ सकती है, यानी कि ये आ सकती हैं। कब, यहाँ पे आप ये देखें, the function f is said to be approaches to minus affinity, the function f of x is said to be minus affinity कब, एज एक्स टेंड टू ए, इफ एक्स टेंड करे यानी कि एक्स अप्रोच करे किसी भी लिमिट पे, जैसे उसने इसको ए कहा है तो हमने इसको एक्स नोट कहा हुआ, ठीक है जी, ए पे वो करे, इफ एफ एक्स कैन बी मेड आर्बिट्रेरी लार्ज पॉइंट, आर्बिट्रेरी लार्ज पॉइंट हो, वो एक बड़ा पॉइंट हो, कौन सा, नेगेटिव वाला। इससे मुराद ये है कि ये हमारे पास पॉजिटिव अफिनिटी है ना, तो ये आर्बिट्रेरी लार्ज पॉइंट, जीरो से अगर हम इस साइड पे चलते हैं तो तब हमें एक्स फिर क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। इधर एक्स पॉजिटिव होगा तो जो हमने एक्स नोट कहा हुआ है वो हमारा एक्स नोट फिर इस साइड पे कहीं होगा, इस साइड पे नहीं होगा। जब हम वो नेगेटिव पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे, इसने ए नाम दिया हुआ है, हमारा वो एक्स नोट था तो हम एक्स नोट लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि जब हम कहते हैं अपनी बात के मुताबिक जो उसने दी हुई है ये वाली, तो हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, माइनस अप्रोचेस टू इंटी। या दूसरी वर्डिंग में अगर हम कहें, अगर आपकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, यहाँ हमारा एक्स नोट लिखा जाएगा, इज माइनस अफिनिटी है जैसा कि ये है, तो फॉर ईच पॉजिटिव नंबर ऑफ जी, हम कोई भी जी, इसको जी कहा गया है ये सारा, तो उसमें से कौन सा नंबर लेना है, पॉजिटिव नंबर। आप इधर से, अभी मैंने ऊपर स्टार्ट पे ही बताया कि भाई आप मनफी पुट करेंगे तो जमा बन जाएगा, जमा पुट करेंगे तो माइनस बन जाएगी। देन देयर इज पॉजिटिव नंबर इज लेस देन दिस एफ ऑफ एक्स इज माइनस लेस देन जी। देख लें कि भी वो आप नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी, अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव मिल जाएगी। तो ये आपका था करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर ये बन रहा है हमारे पास। नेक्स्ट वन, अगर हम कहें कि कोई फंक्शन अगर हमारे पास वो डिफाइंड है, कंटिन्यूस है, एन, ये थोड़ा सा कट्ठा लफ्ज लिखा गया है, एफ डिफाइन एंड कंटिन्यूस ऑन आर रीजन है ये वर्ड, ऑन आर रीजन, ऐसे किसी रीजन के ऊपर, अभी वो ऊपर मैंने आपको रीजन का बता दिया है। इन आर एन, अगर आर एन हमने लिया है, सपोज दैट एक्स वन और एक्स टू कोई दो पॉइंट्स, आप बड़े भी ले सकते हो छोटे भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं, उस रीजन के पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। देन एफ ऑफ एक्स वन लेस देन इक्वल टू वाई, एंड ये एफ ऑफ एक्स टू ये वाला उसने दिया हुआ, देन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ये क्या होगा, एक्स इन एस। अगर उस आप रीजन में बात करें तो ये किसके लिए होगा, सब के लिए होगा या कुछ के लिए होगा।
तो ये आपका आंसर ना बेसिकली सब के लिए आता है। ये भी एक थ्योरम है, इसको मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी, तो हमारे क्वेश्चन का जो था उसने कहा था ये सारा कुछ जो ये लाइक कर रहा है ये चीज़ का, वो कुछ के लिए होता है या सब के लिए होता है। ठीक है जी, तो अब इस थ्योरम को आप देख सकते हो, सेम ये सारा थ्योरम ये वाला है। हमारे पास एक मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग फंक्शन हो फॉर एवरी, उससे मुराद यही होता है जो डिफाइंड एंड कंटिन्यूस होता है ना, इससे मुराद यही होता है मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग ये होता है, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कभी किसी लेक्चर में हम जो है ना इसको मैं डिटेल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सारा कुछ बता दूंगा अगर आप कहेंगे तो। कोई भी फंक्शन मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग होता है तो हर पिछला पॉइंट अगले से छोटा होता है, इस तरह ये बढ़ते जाते हैं, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होते हैं। मीन्स आप ले लें तो 1 है तो ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, ये 4, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अच्छा, मोनोटोनिकली में ये होता है कि भाई आपके पास इक्वल भी नीचे आता होता है, और अगर स्टिकली इंक्रीजिंग हो तो फिर आपने इसमें इक्वल नहीं लगाना होता है, ये नीचे वाली जो है ना लेस देन इक्वल, सिर्फ लेस देन होगा ये तो हमारे पास। अब हमारे जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वो सेम ऐसी है, तो उसमें वो कह रहा है कि जब एफ ऑफ एक्स 1 और वाई, और ये आप देख लें एफ ऑफ एक्स 1 इसको कहा गया, इसको वाई कहा गया, इसको एफ 2, देन देयर एग्जिस्ट सी पॉइंट्स, यानी कि जितने भी वो आपके उसके इंटरवल के पॉइंट्स होंगे, जैसे हमने इधर रीजन का लफ्ज़ बोल दिया है ना, तो यहाँ उसको उसने इंटरवल का लफ्ज़ सारा बोल दिया, ये इससे मुराद रीजन ही है। ठीक है जी, सच दैट एफ ऑफ सी इक्वल टू लैम्डा, जैसे कि ये हमारे पास आया पड़ा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो फॉर एवरी वैल्यूज, सम नहीं है, सारे इंटरवल के पॉइंट्स, यानी कि ये जो सारे पॉइंट्स पे हम अगर कोई बात करें तो सब के लिए होगा, देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन दैट दैट रीजन, इससे मैं बार बार बता रहा हूँ, इससे मुराद रीजन है, ये वाला जो उसने लफ्ज़ रीजन का बोला हुआ है। तो किन पे है जी, फॉर एवरी पॉइंट्स पे, एवरी से मुराद होता है फॉर ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट, फॉर सम नहीं, सम होता तो कुछ के लिए उसने कहना था, फॉर ईच पॉइंट, उसने मसलन इस इधर आपके पास कहना था कि भी फॉर सम पॉइंट्स के लिए, यहाँ फिर एवरी नहीं बोलना था, तो जी इसका फॉर ऑल आंसर आता है। जी, तो ये नेक्स्ट एक है, द डोमेन ऑफ रियल वैल्यू फंक्शन एफ आर एन टू आर एन इज डिफाइन द गिवन ऑफ फंक्शन, कुछ फंक्शन इस नौयत का है तो उसका आपके पास आंसर क्या होगा, अगर मोड इक्वल टू 1 होगा तब होगा, या अगर मोड नॉट इक्वल टू 1 होगा तो तब होगा। ये भी क्वेश्चन का आंसर दिया गया, ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये ना फंक्शन क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, एग्जैक्ट तो नहीं है क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप का है हमारे पास। तो उसमें आप देखें कि भी जब इस फंक्शन को देखते हैं तो वो कहता है कि भी हमारा आंसर इक्वल टू 1 पे है मोड। तो जब हम इसको सारे को सॉल्व करते हैं सेम उसको भी इसी नौयत से अगर हल करेंगे तो आपका फंक्शन कुछ इस जैसा बनेगा, साइन लेस देन दिस, साइन ग्रेटर देन दिस। तो जब भी साइन के फंक्शन में वही चीज़ लेस हो वही चीज़ ग्रेटर हो तो साइन उसको कहता होता है कि मैं एक बाउंडेड फंक्शन हूँ, यानी कि लेस देन इक्वल टू 1 हूँ। अब हमने किन पे चेक करना है, हमने फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पे है, तो फिर ये हमारे पास इसी तरह जैसे ये आया कि लेस देन इक्वल टू 1 है तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेस देन 1, ये हमारा इस नौयत का भी जैसे साइन बना पड़ा है तो इसी तरह ये भी हमारा बन जाना सारी एक्स की वैल्यूज पे। ठीक है जी, तो वो सारा फंक्शन ऐसे वेरी करेगा आपके पास फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ दिस, ये वाला जो फिगर दिखाई गई है जैसे ये साइन की दिखाई गई है। तो इस फंक्शंस का जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू 1 बनना है, सेम हूबहू इसी नौयत से सॉल्व करना है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, for a non-empty clause and bounded subset S is Rn if H is collections of the open set such that it is in the form of this, then the हाइन-बोल्स थ्योरम के मुताबिक ये क्या होगा, हाइन-बोल्स थ्योरम के मुताबिक क्या होगा, अगर हमारे पास एक नॉन एम्प्टी क्लोज सेट हो और बाउंडेड हो किसी रीजन के अंदर, वो एन स्पेस के पॉइंट्स हों, तो एच इज़ द कलेक्शन ओपन सेट्स की हो सच दैट वो ऐसे लिखा जाएगा
हाइनबोल्स थ्योरम में है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ हाइनबोल्स थ्योरम क्या होता है हमारे पास। जी, तो ये हाइनबोल्स थ्योरम होता है, अगर एक्स एक कंप्लीट सेपरेबल मीट्रिक स्पेस हो, कंप्लीट सेपरेबल मीट्रिक स्पेस हो, तो एफ अगर ये हमारे पास क्लोज बाउंडेड सबसेट एक्स का हो तो देन ए कम्पैक्ट होता है, यानी कि ये इस नौयत का होता है आपके पास। देखें तो ये अफिनिटी में भी जा रहा है, आपने इन चीज़ों को यूनियंस को देखना है, ये अफिनिटी में भी जा रहा है। ठीक है, हमारे पास अगर हम इसकी कुछ कलेक्शंस ले लें, क्लोज की बात हुई ना, क्लोज बाउंडेड, तो हम इसमें से कुछ उठा लें पॉइंट्स, वो उठा लें, उनका इंटरसेक्शन वगैरह करें, यानी कि ये सारा थ्योरम है, ये थ्योरम भी सॉल्व किया हुआ है सारा मैंने। तो इसमें जब हम इसको देखते हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास सारे अफिनिटीज़ की वैल्यूज पे भी ये आ रहा है। ठीक है जी, यूनियंस वगैरह और इंटरसेक्शंस वगैरह भी। और हम जब इसको एंड पॉइंट पे इनका इंटरसेक्शन वगैरह देखते हैं तो एम्प्टी भी आता है, वो ये फॉर सम वैल्यू जो मैंने पीछे आपको बताया कि जितनी वैल्यूज़ के लिए भी हम मखसूस करेंगे उन पे आएगा, तो फिर ये होता है। तो ए इज़ अ फाइनाइट सब कवर, क्योंकि हम इनफाइनाइट भी लें तो उसमें जो सब कवर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, और हर फाइनाइट में जब सब कवर हर ओपन कवर में जब फाइनाइट सब कवर हो तो उसको हम कम्पैक्ट का लफ्ज़ बोलते हैं। एवरी ओपन कवर, यानी कि ओपन कवर से मुराद जितने भी वो अफिनिटी तक की पॉइंट क्यों ना है, एवरी ओपन कवर ये हमारे पास एक स्पेस हो, इसके जितने भी पॉइंट्स हों इनमें से हम सिर्फ फाइनाइट ले लें तो उनको हम सब कवर कहते होते हैं। ठीक है जी, हर ओपन कवर में फाइनाइट सब कवर हो तो कम्पैक्ट होती है। तो इसका मतलब ये है कि भी ये आपके चंद पॉइंट्स पे भी हो जाएगा, ये अफिनिटी पॉइंट्स तक भी हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर फिर जो बन रहा है ये ऑल अबव ऑफ दिस, किसी चंद पॉइंट्स के लिए भी हो जाएगा, एन पॉइंट्स के लिए भी हो जाएगा, और ये अफिनिटी पॉइंट्स के लिए भी हो जाएगा। ये चंद मखसूस के लिए, ये एन पॉइंट्स के लिए, ये अफिनिटी पॉइंट्स के लिए। ठीक है जी, तो ये मैंने उसकी डेफिनेशन भी सारी लिख दी है। नेक्स्ट वन में है हमारे पास कह रहा है सपोज दैट आर, ये हमारे पास फंक्शन है, पहला डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से है, पहला डेरिवेटिव वाई के लिहाज से है, पार्शियल ये हैं, ये याद रखना, ये पार्शियल डेरिवेटिव जब हम ऐसे लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के लिहाज से एग्जिस्ट करते हैं। तो नेबरहुड उसके एन पे अगर हम बात करें तो एफ ऑफ वाई ऑफ एक्स, पहले आपने वाई का लेना है फिर एक्स का पार्शियल लेना है, इन पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों बराबर हों, बिकॉज इफ़ एक्स वाई जैसे ये है एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट करेगा, कब? जब ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होगा, अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हल नहीं होगा, दोनों बराबर नहीं आएंगे फिर ये। तो पेज 428 पे है थ्योरम जो है ना, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये उसका थ्योरम है जी, हमारे पास कोई भी फंक्शन आपके पास जो उसने कहा था वो हो, दो वेरिएबल्स में नेबरहुड भी रखता हो, तो वो क्या होना चाहिए ये देख लें, जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, वो कंटिन्यूस हो। ठीक है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए कहा गया कि भी एक एक्स भी है और एक वाई भी है, दोनों तरह से ये हमारे पास हो, तो उसका नेबरहुड जो हमारे क्या होगा हमारे पास, वो कंटिन्यूस होगा, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करेंगी जो भी मैंने आपको कही थी कि वो बराबर होंगे या कुछ है। तो ये उसके आगे एडवांस इम्प्लीमेंटेशन है, आपका सिर्फ थ्योरम इतना ही था, तो वो मैंने आपको बता दिया कि भी ये कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास, अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट हो, उसको उसने एस का नाम दिया है, contain in Rn then there exists the set S is बाउंडेड, वो ऊपर से बाउंडेड हो, बाउंडेड से मुराद ये जो लाइनें लगाई हुई हैं ये वाली, इफ इज दिस। आपको एक बात बता दूं, सुप्रीमम जब होता है हमारे पास तो उसको हम ऐसे से लिखते होते हैं। ठीक है, वो आर के अंदर लाई करता होता है, अगर एन स्पेस है तो एन हो जाएगी। इसी तरह अगर इन्फीमम हो तो हम उसको स्मॉल एम या एस से लिखते हैं, स्मॉल एस से, तो वो आपकी मर्जी है, वो भी आर एन के अंदर ही या आर के अंदर, आर ए स्पेस हो तो आर है, अगर एन है तो एन में लाई करता है। अब चूंकि एस दिया गया है, ये देख लें उसने एस की बात की है, तो एस में सिर्फ इन्फीमम वाला अगर होता तो उसने उधर एम कहना था या स्मॉल एस कहना था, ये लार्ज है। तो इसमें सिर्फ आपका ये याद रख लें, ये बाउंडेड कब होगा, बाउंडेड की डेफिनेशन होती है, कोई भी चीज़ बाउंडेड तब होती है जब ये लेस देन अफिनिटी हो, चाहे वो सुप्रीमम हो चाहे वो आपका
इन्फिमम हो तो वो लेस देन अफिनिटी होगा तो वो बाउंडेड होगा। तो इसमें अगर इसको देखें तो ये इक्वल टू अफिनिटी है, ये इन्फिमम वाले तो आने ही नहीं क्योंकि ये है ही सुप्रीमम उसका कह रहा है। पहले दो ऑप्शन वैसे ही छूट गए, ये है तो ये इक्वल टू है, ये नहीं होगा तो फिर करेक्ट आंसर इसका ये याद रख लें आपके, ये लेस देन इक्वल टू दोनों में आपके पास लेस होंगे फिनिटी से तो तब ये होगा। जी तो लास्ट वन आपका थ्योरम है हमारे पास, अगर आपके पास ये फंक्शन उसने एक ये दिया है एफ इंटू एस नोयत का और जी है कुछ इस नोयत का, देन डोमेन ऑफ एफ एंड जी दोनों की क्या होगी। इसकी तो डोमेन आपके पास आप देखें तो ज़ीरो से लग के अफिनिटी से पहले पहले तक आप कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कोई ना कोई आ जाएगा। डोमेन क्या होती है कि आप किसी भी फंक्शन में, मैं आपको बता दूं, किसी भी फंक्शन में जैसे ये फंक्शन है या ये है, आप जो वैल्यू पुट करें, जो भी वैल्यू पुट करें उससे जो आंसर मिल जाए वो अफिनिटी ना हो या वो वैसे ही ख़त्म ना हो जाए फंक्शन ही, तो वो आपकी डोमेन होगी। तो आप देखें ज़ीरो से लेके 1 2 3 4 सो ऑन कुछ भी है आप फिनिटी से पहले पहले तक पुट करें तो आपको आंसर मिलेगा, ज़ीरो भी इंक्लूड होगा। और हमारे पास ये अगर सवाल ये पैदा होता है हम माइनस की, अगर हम माइनस पुट करते हैं, मतलब मैं -2 रखता हूँ तो -2 अंडर रूट ये रियल से बाहर चला जाएगा, तो हमारी डोमेन और रेंज रियल में होती है, कॉम्प्लेक्स में डोमेन और रेंज नहीं होती। तो ये हमारा अगर -3 रखते हैं -4 रखते हैं तो ये आपका क्या होगा कि अंडर रूट अफिनिटी में है, तो इसलिए फिर ये आंसर इसका बन रहा है कि ज़ीरो से लेके ज़ीरो का अंडर रूट ज़ीरो आ जाएगा, 1 2 3 सब के आंसर आएंगे, अफिनिटी पे आंसर नहीं आना, तो इसलिए इसकी डोमेन तो होगी ये। बात समझ रहे हैं ना, कोई भी आप वैल्यू पुट कर लें। और जब इसकी बात करते हैं तो ये किस स्पेस में लाई कर रही है, अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, दो वैल्यूज अगर एक लाइन हो तो वो रियल लाइन होती है, उसमें अकेले पॉइंट या एक्स के होंगे या वाई के होंगे, आप ऐसे भी ले सकते हो ऐसे भी ले सकते हो। अगर ये हमारे पास ऐसे हो तो इसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो ये R2 में लाई करेगी। तो डी ऑफ जी की डोमेन सारी R2 में, वो कहीं यहाँ हो सकती है, इधर एक्स वाई के पॉइंट्स हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, इधर हो सकते हैं, तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर इसका ये बनता है। तो जी ये था आपका, उम्मीद है कुछ जी समझ आ गए होंगे। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्यूरी, आप मुझे दी अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बता दीजिए, या आप मुझे जो चैनल है उसमें आप बता दें कमेंट बॉक्स में। तो जी यही था आपसे कि भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।